तो कोई बीमारी से परेशान है, कोई लड़की के पीछे पागल, तो कोई किस्मत पे हैरान है। गौर किया जब तो सारी परिस्थितियों में एक चीज समान आई, वह यह कि सबको एक मुस्कान की तलाश थी। जिसे पैसा चाहिए, जेब में पैसा आते उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान खिल जाती है। जिसे लड़की चाहिए, जिन्हें सफलताएं चाहिए, हर के अचीवमेंट्स के बाद कुछ भी आप पाओ, आपके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, उसी मुस्कान की तलाश एक किसान के जरिए, एक वकील के जरिए, एक नेता के जरिए और एक जज के जरिए आप सबके सामने लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं कंकालपुर गांव की एक कहानी, जहां मुस्कान का क्या मतलब था। कंकालपुर गांव। ये सोचकर हमारे लब मुस्कुराए, हौले हौले क्या प्यारे इल्जाम लगाए, गोरी सफेद झूठ बोले, तिवारी ऑब्जेक्शन न उठाए, ऐसे मजाक पे तो लगता है गोरी मैडम ने विदेश से कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी की वकालत पढ़ ली है। तभी तो ये सोचती है कि इन्हें फैसला सुनाने का हक इनके हाथ में आ गया, इनके हाथ में, जिनके हाथ में इतनी ताकत नहीं कि जज साहब की टेबल में पड़े हथौड़े से 2 बार ऑर्डर कर सके। मैं इन्हें बताता चलूं कि मैं हरिया का केस इसलिए लड़ रहा हूं कि हिंदुस्तानी संविधान के अनुसार हर आदमी को जीने का बराबर से हक है। तिवारी जी, मैं गोरी हूँ या काली, या मेरे हाथ में कितनी जान, इससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। और रही बात आपकी, तो आपकी नादानी इसी बात से चल रही। एक और आप जीने के अधिकार के बारे में बात करें, और दूसरी ओर उस मुजरिम का बचाव कर रहे हैं जिसने एक दो लोग। मुजरिम कहने का हक आपको अभी नहीं मिला है, आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। जज साहब पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, अभी साबित कर दें। आप पे ये आरोप है कि आप किसी का कत्ल किया। क्या आप ये मानते हैं? क्या ये आप मानते हैं? हरिया, क्या ये आप मानते हैं? आप पे ये भी आरोप है कि आपका पेंटिंग अपने दर्दी से कत्ल कर। क्या आप ये मानते हैं? कबूल है। हरिया, मैं आपको ये बता दूं कि आप कोई शादी या निकाह में नहीं आए। अभी आपको कबूल है कहने से आप अपने गुनाह कबूल करें। क्या आप आपके सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? हरिया, क्या आप आपके सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? हरिया, क्या आप आपके सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? इससे पहले भी गोरी मैडम नहीं, एडवोकेट अर्चना पाटिल। आई रिपीट, एडवोकेट अर्चना पाटिल। इससे पहले कि गोरी मैडम, आई एम सॉरी, अर्चना पाटिल अपनी दर्दनाक और खौफनाक आवाज से मेरे क्लाइंट को हार्ट अटैक दें। मैं चाहता हूं कि एक बार उन परिस्थितियों पर गौर किया जाए जिन परिस्थितियों पर हरिया ने अपनी बीवी और अपने बच्चे का मर्डर किया था। एक समय वह भी था जब मुस्कान की तलाश में हर गांववासी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा।
कंकालपुर गांव में इस वक्त खुशियों को मातम में अरे ब्लैक बॉडी दिसत नहीं था। कंकालपुर गांव में वह सब कुछ था जो एक गांव वाले को चाहिए होता है, लेकिन कंकालपुर में एक चीज की कमी थी, सिर्फ एक चीज की, और वह चीज थी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी परिस्थिति जो उसे यह चीज छीन सके। आइए देखते हैं कंकालपुर गांव का वह नजारा जिसने हरिया को 2-2 कत्ल करने पर मंजूर कर दिया। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। कहाँ जा रहे? बस यहीं पे। अरे बैठ तो बैठ बेटा। और कहाँ जा रहे? बस यहीं पे। और पढ़ाई से खेती-बाड़ी कर रही है। और तेरा बेटा बात कर रहा है। वो देखो उठने वाला है। अरे मैं आया तो सब ऊपर है। अरे कुछ तो हमें चाचा जी ना, ये तेरा आजकल के लौंडे की ना। अरे चाचा बहुत नोट गिन रहे हो, क्या बात? लगता है ऐसे ही रहा है। बहुत तिजोरी भर रहे हो ना? हाँ बेटा मारू, आज तुझे भी भरता हूँ। नेताजी अरे मारो नेताजी आ रहे हैं तो फिर से वही कैसे आना हुआ गाँव में? अरे सरपंच, अरे नेता है हम, गाँव के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है क्या नहीं? और वैसे भी चुनाव भी नजदीक आ रहे, प्रचार प्रसार करना पड़ता है भाई। तो वैसे भी चुनाव के दिया आप क्या दर्शन देते हो? और सब ठीक है। अरे गाँव वाले दिखाई नहीं दे रहे। हाँ अभी उनको परिचय कराओ हमारा। अभी दिलाता हूँ। अरे गाँव वालों आओ, नेताजी कुछ कहना चाहते हैं, आओ गाँव वालों। नेताजी कुछ खाने का लेंगे? नेताजी आपके सामने 2 शब्द कहना चाहते हैं। नमस्कार गाँव वालों। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो सालों के बाद आए हो, कैसे हो? अरे ये मैं क्या पूछ रहा, हमारे राज में भला कोई दुखी हो सकता है? देखिए
मैं समझता हूँ कि भगवान ने सबको एक रोल देख के भेजा है। भगवान ने मुझे जो रोल दिया है वो है आपकी सेवा करना। मैं आपकी सेवा तब कर पाऊंगा जब आप मुझे चुनाव में विजय करेंगे, जब आप मुझे भारी वोटों से आगामी चुनाव में विजय करेंगे। गांव में पानी कौन लाएगा? हम लाएंगे, पिएंगे भी यही। गांव में बिजली कौन लाएगा? हम लाएंगे, नचाएंगे भी यही। गांव में शौचालय कौन बनवाएगा? हम बनवाएंगे, जाएंगे हम सब। देखो गांव वालों, इस बार इलेक्शन जीता तो माई कसम कंकारपुर का कैलिफोर्निया बना देंगे। एक बात याद रखना, जहां देखे गाजर अब वही लगाए मोहरा। यही कह के मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूं और इजाजत लेता हूं। धन्यवाद। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं यहाँ कंकारपुर गांव में मौजूद हूँ। अभी भी हमारे आइए सुनते हैं यहाँ के लोगों से कि वो क्या कहना चाहेंगे हमारे नेताजी के बारे में। जी सरपंच जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे नेताजी के बारे में? हमें नेताजी से सर क्या आइए युवा मंच से जानते हैं कि वो हमारे नेताजी के बारे में क्या कहना चाहिए। सर कहाँ जा रहे हैं? जी सर, बताइए आप हमारे जनता को कि आप हमारे नेताजी के बारे में क्या कहना चाहिए। अरे नेताजी के बारे में क्या कहें? नेताजी के बारे में क्या कहें? आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। जूम करना है। आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। कुछ तो करते नहीं। हम हैं किसान, खेती करेंगे, उगाएंगे, खुद खाएंगे। उनके भरोसे तो बैठने नहीं वाले। कुछ नहीं करेंगे भाई, हमारे गुट्टे ले लेते रे। कुछ नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं। लेकिन अभी भी तो सरपंच जी कह रहे थे कि नेताजी हमारे गांव में काफी कुछ अच्छा करने वाले हैं। बुढ़ापे में सत्याने नाम की कोई चीज होती है ना। जैसा कि हम सब देख रहे थे कि यहाँ पे मर्दों के तो अपने अपने ही विचार हैं। चलिए आइए औरतों के बारे में जानते हैं कि वो इस गांव के बारे में क्या कहते हैं। जी बताइए, आपके गांव की तरक्की के बारे में क्या कहना चाहिए? जी लगता है हमारे नेताजी को इसमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज तक भगवान दाल लेके आओ जाओ। हाँ पता इसका दर्द कर रही है। हाँ जा दाल लेके आओ। हाँ ठीक है।
पानी भूखा बैठा है। जी दाल ही तो ले रही थी, आप क्या कर रहे हैं? उस साल को देखिए तुम्हारी दाल टपकने लग जाते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं। तुम्हारे काम बैठा है। पता नहीं आप अभी का बैठा है, कैसे भूखा रहता है, मुझे क्या पता। जाओ खाना लेके आओ। हाँ ला रही हूँ। काम में चल रहा है। अरे जल्दी लाओ, काम मरी। ला रही हूँ। लो बेटा, खाओ। अगली बार से सरपंच के पास दिखना मत। गुलछड़े उड़ाने जाती हूँ क्या उसके पास? गुलछड़े। ये देखिए, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, कुछ लाते नहीं आप तो कुछ कमा सकते नहीं, ये निकम्मा, और मैं कुछ करने जाती हूँ वो भी करने नहीं देते। ऐसे बात करोगे हमसे? अब तो खाने ही नहीं है। चलो चलो मैम, चलो मैं भी निकम्मा। तो देखा आपने एक छोटा सा गांव कंकालपुर, जिन्हें आपसी झंझट, आपसी लड़ाई, 2 वक्त की रोटी, पानी, मुखिया, इससे सिवाय किसी और से मतलब नहीं था। एक कुआं था जो उनके पानी का एकमात्र स्रोत था। एक सरपंच है जो उनके खाने पीने की हर व्यवस्था पे कड़ी नजर रखता है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक वक्त ऐसा भी आता है जब हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई उनकी खुशियां छीनने के लिए आ ही जाता है। आज बड़ी गुटरगु हो रही थी चंपा से। सरपंच तो बात भी नहीं करूँ क्या? हाँ पता है क्या बातें होती है। तो जिम्मेदारी है गांव की कुछ? हाँ पता है, सबकी लेते हो आप। और सुनो, अभी सुनो। हाँ बोलो तो। वो इस साल कुछ बारिश कम होगी बोल रहे थे टीवी पे, उसका देख रही थी। हाँ हमें भी ऐसा लग रहा है कि इस साल बारिश ना के बराबर ही होगी। तो क्या करे? मैं सोच रही थी वो गोनियां पड़ी है पिछले साल की चावल की, अगर सूखा पड़ा तो थोड़ी थोड़ी बांट देंगे पूरे गांव। हम भी यही सोच रहे थे, हमको भी यही चिंता सता रही है अकाल की। अभी देखते हैं, करें तो कुछ। खाना खा लो। हाँ। ये क्या खाना बना है ये? अभी तो है, वो खा लो। क्या बात है मारू, बड़े चिंतित लग रहे हो। भाई चिंता की तो बात है, इस साल बारिश हुई ही नहीं, सूखा तक दिखने लग गया है। भाई लग तो ऐसी ही रहा है कि इस साल बारिश नहीं होगी। अब बारिश नहीं हुई तो हम करेंगे क्या? हम कमा खेती करके उगा कर खाने वाले लोग बारिश पर पूरी तरह निर्भर, और वो हो नहीं रही, क्या करें? एक काम करते हैं, सरपंच जी के पास चलते हैं, वही कुछ उपाय निकालेंगे। बड़े हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, चलो एक बार बात करके आते हैं। चलो मालूम बात बना ले पहले। हम भी बना ले। हाँ। सरपंच जी प्रणाम। अरे बस और मारू तेजा, कैसे आना हुआ? बैठो बस सरपंच जी, अरे बैठो तो। बराबर तो बैठे। सरपंच जी छोटा मुंह बड़ी बात, पर इस बार बारिश हुई ही नहीं है, हमें तो सूखे के आसार लग रहे हैं। हमें भी लग रहा है कि इस साल बारिश आएगी ही नहीं। नेताजी से कोई उम्मीद? नेताजी तो इसका चांद बन गए, जब से आए हैं उसके बाद आए नहीं। अरे ये सब ऐसे ही है, काम के नाम पे ना बस खाएंगे, हमें नहीं खिलाएंगे। कोई नहीं, घर में कुछ धान की बोरियां पड़ी है, भगवान बता रही थी गाँव वालों में बांट देंगे। कब तक बांटोगे सरपंच जी 4 बोरी धान? 4 बोरी धान, 4000 लोगों का पेट कब तक भरेगा? तो अब क्या करें, नेताजी तो चले गए, अब तो बस भगवान का ही सहारा लग रहा है। यार हमेशा ये भगवान का नाम लेके ना बात बिगाड़ देते हैं। अरे सीधा कहाँ जा रहा है? जा कहाँ? ये कहाँ चल दिया? पता नहीं, सब दुखी है इस बात से, वो भी हो गया होगा बेचारा।
मुझसे ये दर्द देखा नहीं जाता, जा रहा हूँ गाँव छोड़ के। अरे ऐसे कैसे अपने माँ बाप पैसे छोड़ के चले जाओगे? जहाँ पैदा हुए हो यही मिट्टी में खाना खाए हो और जैसे चले जाओगे छोड़ के इस मौका में? ऐसे जवान हूँ, हुनर है, शहर जाऊंगा, कमा पी लूंगा। खुद खाओगे, यहाँ हम भूखे मरेंगे, उसका क्या? तो क्या पूरी जिंदगी यहीं पे रहूं इस दर्द में? पानी नहीं, अनाज नहीं, भूखे पे जा रहा हूं मैं गाँव छोड़ के। हो सका तो बाद में आऊंगा। खुशी के वक्त हर कोई एक साथ रहता है, लेकिन जब बुरा वक्त शुरू होता है तो एक दूसरे के बीच एक दूसरे के प्रति जो प्यार और हमदर्दी रहती है वह धीरे धीरे गायब होने लगती है। कंकालपुर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। युवा वर्ग जिनके ऊपर सारे देश की जिम्मेदारी टिकी थी वह पीठ दिखाकर भागने को तैयार हो गए। मरता क्या ना करता, तेजा के पास कोई और रास्ता भी नहीं छोड़ा गया था। मीडिया वाले आए, नेता आए, इसीलिए वे उम्मीद बनाकर बैठे रहे, लेकिन वक्त ने करवट पलट ली।
बताइए किससे मदद मांगेंगे? देखिए, हमने गांव में काम किए हैं, हम गांव में काम कर रहे हैं। गांव में राहत कार्य शुरू है। क्यों सरपंच, शुरू है कि नहीं शुरू? पूछिए। जी सरपंच जी, आप नेताजी से कितने सहमत हैं? हम नेताजी से पूरी तरह सहमत हैं। नेताजी ने हमेशा गांव वालों का भलाई किया है और आगे भी करेंगे। हमेशा नेताजी ने गांव वालों की ली है और आगे भी लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे। हमारे नेताजी के बहुत ही पहुंचे हुए हैं काम करने में। अरे कितनी राहत और किसका बचाव किया जा रहा है हम सभी को पता है। कितनी योजनाएं बनी, कितने वादे किए, पर एक भी योजना अभी तक लागू की गई नहीं। लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, समझदार है लोग, उनकी मदद कीजिए। सच्चा यादव जी आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। नेताजी आप पर दोबारा इल्जाम लगाया गया। पहले गांव वालों ने लगाया, अभी सच्चा यादव जी आपके सामने बैठकर आप पर उंगली उठा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या जवाब होगा आपका? देखिए, जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, वैसे अपोजिशन वाले आरोप लगाते हैं। खुद तो कुछ कर नहीं पाए, एक सीट तो आई नहीं इनकी। अब जब जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया है, तो ये जल्द। अरे ये कुर्सी है, कोई जनाजा नहीं। लोगों की मदद कीजिए। लोगों ने आपको जीता दिया, इसका मतलब ये नहीं आप उनको उनकी सजा देंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप उनकी मदद कीजिए। अरे जब आप कुर्सी में रहना, आपने क्या किया? अरे हमने काम किए लोगों के लिए। आप भी इससे बात कीजिए। जनता की सभ्यता से बात कर रहे हैं। कोई भी आपसे सहमत नहीं होगा। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम आज रात 9 बजे जिस जगह पे आशिकी 2। ना 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 ना। अरे मैडम, बस इतना ही जवाब दिया, कुछ कर नहीं सकते। गाँव में क्या किया देखा? अरे हम काम करते रहेंगे, आप तो चुप रहिए। हमें तो नेताजी से जितनी उम्मीदें थी वो तो चली गई। अब जो बाहरी मदद मिल सके, कोई मदद में क्या होता है देख सकते हैं। बाकी सब तो भगवान की कृपा है, भगवान नहीं बरसे बारिश के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं। और हम सभी आकाशग्रस्त गाँव वालों से निवेदन करते हैं कि गाँव में एकजुटता बनाए रखे और गाँव वालों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। बस इतना ही हमें लगता है। जी शुक्रिया। इस शो में बने रहने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद देखना ना भूलें, किसने तोड़ा रणबीर कपूर का दिल। अरे लोग कुछ कहेंगे, पॉलिटिशियन कुछ करेंगे, ये तो चलता रहेगा, ये हमेशा की बात है। अरे नेताजी कैसे हैं? सब ठीक, लोगों का तो चलता रहेगा। मुंह में राम कतरा भी नहीं रहे। अब वक्त बदलते ही भगवान का आसरा आ पहुंचा है। जमीन जल चुकी, आसमान बाकी है, दरखतों तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। वो जो बैठे उन सूखी खेतों की मेड़ों पर, बस उन्हीं की आंखों में अब ईमान बाकी है। ए बादलों अब तो बरस जाओ इन सूखी जमीनों पर। ए बादलों अब तो बरस जाओ इन सूखी जमीनों पर। किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है।
नाम हवन कर लेते हैं। ये पानी पानी अम्मा क्या हुआ तुम्हें? पानी अरे पानी चाहिए अभी क्या पानी 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 जल्दी दो और चाहिए जी पानी इतना पानी पिए बच्चा, इतना पानी पिएगी सो जाएगी, फिर उठेगी, फिर पानी मांगेगी, फिर तड़पेगी। ऐसे तड़प तड़प से मरने से अच्छा है मैं ही इसे मार देता हूँ, शायद जहर देके। जी पानी लेना थोड़ा थोड़ा मरना पल पल का जीना माँ कुछ खाने को दो माँ। अरे माँ बीमार है, सो रही है, सोने दो उसको। बाबू बहुत भूख लगी है बाबू। सोने से कुछ नहीं खाया बाबू, मैंने भी कुछ नहीं खाया एक दिन से। तो मुझे नहीं पता मैं कुछ ला के दे मुझे। अरे चल भाग यहाँ से, चल निकल भाग, घर से भाग निकल। मरना
हंसती खेलती जिंदगी कुछ ऐसे ही तैयार हो गई और तबाही के पीछे बहुत सारे कारण थे। कुछ ऐसे कारण जिन्हें शायद बचाया जा सकता था, कुछ ऐसे कारण जिन्हें रोका जा सकता था। शायद सरकारी दफ्तरों की कुछ फाइलें अगर उनमें से धूल जरा भी हट जाती तो शायद 2 जानें बच जाती, ना ही कोई युवा वर्ग गांव छोड़कर जाने को मजबूर होता। लोग जहां बेरोजगारी के लिए तड़प रहे, बेरोजगारी से तड़प रहे, भूख से तड़प रहे, पानी मांग रहे, ऐसे गांव के लिए ही नेताओं ने जिम्मेदारी उठाई थी। यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से इस प्राकृतिक आपदा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए, लेकिन हाँ, आज एक बात तो सामने आई कि अगर सही वक्त पर, सही समय पर सरकारी दफ्तरों में से फाइलें खुलने लगें तो हम भगवान को भी धोखा दे सकते हैं। क्या कहानी सुनाई? ये कहानी सुन के तो मेरी आंखें भर आई। मिलॉर्ड, इससे पहले गौरी मैडम, सॉरी अर्चना पाटिल, एक बार फिर से अपनी ओवर एक्टिंग, दर्दनाक ओवर एक्टिंग शुरू करें। मैं रूलिंग पार्टी के नेता जी को कोर्ट में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। नेताजी, क्या आप हरिया को पहचानते हैं? याद कीजिए। ना ना। और याद कीजिए। नहीं पहचानते। नेताजी, आपने कंकालपुर का नाम सुना है? कंकालपुर ध्यान में नहीं आ। कंकालपुर नेताजी, याद कीजिए। कंकालपुर। अरे हाँ, कंकालपुर तो हमारा ही गांव है। जी हाँ, कंकालपुर आपका ही गांव है। वो गांव जहां पर आप अपना वोट बैंक भरने इलेक्शन के वक्त गए थे। कंकालपुर वही गांव है जहां पर आप रोटी कपड़ा और मकान का वादा करके आए थे। कंकालपुर वही गांव है जहां पर सूखा पड़ने के लिए आपने केंद्र सरकार से 200 करोड़। जैसे आपकी बारी थी, ये केस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसी बात है तो मैं हरिया से सिर्फ 2 सवाल करना चाहूँ। क्या ये सच है कि तुम अपने बेटे की निकम्मी हरकतों की वजह से परेशान थे? जवाब तो है क्या? हाँ। क्या ये भी सच है कि आपको शक था कि आपकी बीवी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध था? जवाब तो है, क्योंकि यहाँ सब लोग जानते हैं कि वो गैर मर्द कोई और नहीं, तुम्हारे अपने गांव का सरपंच था। जवाब दो। एक साथ मिलोड़, कोई और सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं। हरिया के पास 2 कारण पहले से, एक कि वो अपने निकम्मे बेटे के हरकतों की वजह से परेशान था, और दूसरा ये कि वो अपनी बीवी से भी परेशान, और इसे आक्रोश ना कर उसने 2 हत्या कर बैठा। और क्या सबूत चाहिए? मिलॉर्ड, हरिया को सिर्फ इस बात का शक था कि उनकी बीवी का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। शक के बिना हरिया को कार्रवाई की जाती है। उस हिसाब से मैं आपको बताता चलूं कि मुझे जिस तरह आप नेताजी को बचाने की कोशिश कर रही हैं, मुझे शक है कहीं आपके और उनके बीच भी तो अरे मारना नहीं करिए। ये ऐसे कहा गई थी जब 2 मिनट पहले आप हरिया पर यही इल्जाम लगा रही थी। ऑर्डर। जज साहब, मुझे इतना ही कहना है, गलती करना अच्छा लगता है। ये हमेशा कर नियम कानून कायदा जो हम ताक पर रख के आते हैं, गुनाह करने वालों से बड़ा गुनाह छुपाने वाला होता है। मिलॉर्ड, ये कहावत मैं अपने माँ बाप से सुनता आ रहा हूँ, सभी जानते हैं। सभी जानते हैं। सबके सामने ये हुआ, नेताजी ने गांव में जाकर वोट मांगे, नेताजी को वोट मिला। अगर इसके आगे की कहानी आप सुनना चाहते हैं तो मैं नेताजी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। जी, इजाजत है। नेताजी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपको केंद्र सरकार ने 200 करोड़ मुआवजा दिया? अगर केंद्र सरकार ने आपको 200 करोड़ मुआवजा दिया तो मुआवजा कहाँ है? तो पट गया। सोच समझ कर जवाब दीजिए नेताजी। कंकालपुर के मुखिया सरपंच इस वक्त यहाँ कोर्ट में मौजूद है। 200 करोड़ रुपए का मुआवजा है। सरपंच जी, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड।
नेताजी का इसके पास कोई जवाब नहीं। कंकालपुर गांव में जहां सूखा पड़ा है उसके ठीक बगल एक और गांव पड़ता है जो आपका गांव है। जिस वक्त कंकालपुर गांव में सूखा पड़ा था उस वक्त आपके गांव में पानी से लोग नहाते थे, होलियां खेला करते थे। आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते। क्या ये सच है? जी, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। दो गांव, एक इधर और एक इधर, एक गांव में सूखा और दूसरे गांव में पानी बहता जा रहा है। ऐसे केस में आपको क्या लगता है मिलॉर्ड, नेताजी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनी होगी इस पानी को छोड़ा जाए? तीसरा सवाल, नेताजी, कंकालपुर गांव से थोड़ी दूर पर एक नदी बहती है जहां पर पुल बांधने के लिए कुछ साल पहले 1700 करोड़ का टेंडर पास हुआ था। क्या मैं जान सकता हूं वो 1700 करोड़ रुपए कहां है? बोलिए, जवाब कीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए, शायद याद आ जाए। कोशिश 1700 करोड़ की अमाउंट का नाम सुनकर ही नेताजी को पसीने आ गए, क्योंकि उतने पैसे ना तो ये गिन पाए और ना ही इनके रूलिंग पार्टी का कोई भी आदमी। लेकिन इसके बावजूद जब पेट की बात आई तो नेताजी ने पैसे खाने से हिचकिचाई नहीं। नेताजी, मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो आपको जो बुक आपके पैसे के लिए थी वो बुक आपने उस वक्त महसूस क्यों नहीं की जब कंकालपुर गांव में सूखा पड़ा हुआ था? अगर इतना ही दर्दनाक ये कहानी थी तो इसने क्यों नहीं आत्महत्या कर दी? क्यों अपने बीवी और बेटे को मार दिया? बैठिए, बताता हूँ। कहते हैं बीवी को क्यों मारा, बच्चे को क्यों मारा, खुद आत्महत्या क्यों नहीं कर दी? इससे बड़ी ट्रेजेडी आपके सामने क्या होगी कि हिंदुस्तान में आत्महत्या कर, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं शायद सारी दुनिया में आत्महत्या करना एक गुनाह है। शायद कल के लिए अगर हरियाणा ने खुद आत्महत्या कर ली होती तो गौरी मैडम या फिर अर्चना पाटिल खुद आकर इस बात के लिए केस रखती कि उसने आत्महत्या क्यों की, उसके लिए बीवी और उसके बेटे जिम्मेदार हैं। Am I right? अर्चना पाटिल उन वकीलों में से है जो देश के बड़े बड़े वकील पैसों के लिए गुनाह को छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जितनी जिम्मेदारी इस नेताओं की होती है गरीबों के प्रति, उतनी ही जिम्मेदारी इन वकीलों की भी होती है। अगर यह पाया जाता है कि नेता बच्चा यादव जैसे नेता जो इस सूखे के प्रति पूरे जिम्मेदार थे, अगर उन्हें सजा होती है तो एडवोकेट अर्चना पाटिल को भी सजा होनी चाहिए। लेकिन शायद हमारे हिंदुस्तानी कानून में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। हिंदुस्तानी कानून का कुछ अलग ही नजरिया है। धारा 302 के तहत मैं आपको फांसी की सजा सुनाता हूँ। कल के लिए मुस्लिम कोर्ट में खड़े होंगे और धारा 378, 402, 407, 678 के तहत एडवोकेट अर्चना पाटिल जैसे वकील उनको बचाने की कोशिश करते हैं और 4 साल, कभी-कभी 4 महीने के बाद भी ऐसे नेता ऐसे इंसान फांसी से बचकर निकल जाते हैं, सिर्फ हिंदुस्तानी संविधान की बदौलत। मुझे समझ में नहीं आता कि एक नेता, सिर्फ कोई भी नेता हिंदुस्तान का जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, वह कानून बदल क्यों नहीं सकते? लोग कहते हैं कि हमें खुद तीसरी दुनिया कहा जाता है। हमें तीसरी दुनिया क्यों कहा जाता है? यह जानने के बाद भी कि हमने अपना बाण मंगल ग्रह तक चला दिया, सिर्फ इसी बदौलत, क्योंकि हमें आवाज तभी निकलती है जब हमारे जेब में पैसों या सिक्कों की खनखनाहट होती है। Am I right? एक बार फिर से एडवोकेट अर्चना पाटिल के पास का कोई जवाब नहीं। जवाब था कहां से आएगा? क्योंकि सभी जानते हैं मिलॉर्ड, सभी जानते हैं नेताजी की चुप्पी, नेता की खामोशी, हर जगह हुजूरनामा, पार्टी के पास जवाब ना होना, कोर्ट में सरपंच जी का होना, सभी इस बात की ओर इशारा करता है कि गांव में, कंकालपुर गांव में जो सूखा पड़ा था उसके लिए सिर्फ भगवान नहीं, ये दोनों भी बराबर के जिम्मेदार हैं और उन्हें सजा होनी चाहिए। That's all, मिलॉर्ड। आप कुछ कहना चाहेंगे? सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम हरिया है, लेकिन उस पर जो आरोप लगे हैं वो सब सही है, लेकिन सरकार की लापरवाही और ध्यान न रखने के कारण यह समस्या पैदा हुई है। बट सरकार इस गरीब के लिए थोड़ी सजा कम करेगी। हरिया को 7 साल की सजा
सुनाई जाती है। इसके साथ साथ अदालत ये मानती है कि गांव की स्थिति सुधारने के लिए सरकार कुछ कदम उठा सकती है। इस लापरवाही और झूठ बोलने, भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ अदालत नेता बच्चा यादव और उनकी पार्टी के कुछ सदस्यों को हिरासत में लेने की कार्यवाही करना चाहेंगी। यह अदालत बर्खास्त की जाती है। धन्यवाद। पूरे नाटक खत्म होने के बाद एक छोटा सा संदेश जो हमने देने की कोशिश की वह यह कि जब भी अपने टीवी चैनल ऑन करते हैं अक्सर सुनेंगे 8 बजे के एपिसोड में कि इस गांव में बाढ़ आई और इस गांव में सूखा पड़ा, और दूसरी खबर होगी केंद्र सरकार ने मुआवजे के तौर पे 300 करोड़ 400 करोड़ की भीख दे दी है। वो भीख कहाँ गई, गांव में पहुंची या नहीं पहुंची, इसका कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं होता। और साथ ही ना ही कोई इस बात की फिक्र करता है कि गांव में सूखा ना पड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए थे। हिंदुस्तानी इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि सूखा पड़ने के लिए किसी नेता को जिम्मेदार ठहराया गया, पर अगर कोशिश की जाए तो यह चीजें रोकी जा सकती हैं। धन्यवाद।